नमस्कार। आज हम लोग भारतीय सिनेमा के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये टॉपिक सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर हम इसे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की तरह जानेंगे, बिना किसी एग्जाम के प्रेशर के। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आगे का हमारा रास्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये सिनेमा है क्या। फिर जानेंगे भारत की पहली मेड इन इंडिया फिल्म की कहानी। उसके बाद देखेंगे कि कैसे फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर एक मिशन बन गईं और आज़ादी के बाद देश को बनाने में सिनेमा का क्या रोल था। और आखिर में जो भी ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, ये सिनेमा आखिर है क्या चीज? तो सवाल यही है, व्हाट इज सिनेमा रियली? ये सिर्फ हिलती डुलती तस्वीरें तो नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, सिनेमा ना असल में दो अलग अलग दुनियाओं का एक संगम है। एक तरफ है आर्ट, यानी कहानी कहना, एक्टिंग करना, म्यूजिक बनाना। और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी, कैमरा, लाइट्स, साउंड। तो जब कहानी सुनाने की ये कला कैमरे की तकनीक से जाके मिलती है, तब जाके सिनेमा बनता है। अच्छा, अब जरा एक बार कल्पना कीजिए, एक थिएटर है, पर्दे पर तस्वीरें चल रही हैं, एक्टर्स हंस रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई कोई आवाज नहीं है। यही था साइलेंट फिल्मों का जमाना। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक्टर्स के एक्सप्रेशंस होते थे और बीच बीच में लिखे हुए टेक्स्ट आते थे, जिन्हें टाइटल कार्ड्स कहते थे। और इसी दौर में महाराष्ट्र की धरती पर भारतीय सिनेमा की नींव रखी गई और यहीं से मुंबई हमारी फिल्म कैपिटल बन गई। और अब हम आते हैं इंडियन सिनेमा के इतिहास के उस सबसे जरूरी मोड़ पर और मिलते हैं उस इंसान से जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। अगर दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी, तो उससे एक साल पहले 1912 में आई पुंडलिक को हम पहली भारतीय फिल्म क्यों नहीं मानते? तो देखिए, वजह थी आत्मनिर्भरता। पुंडलिक को बनाने में बाहर के यानी फॉरेन टेक्नीशियंस शामिल थे, जबकि राजा हरिश्चंद्र शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया थी। मतलब उसकी शूटिंग, उसकी प्रोसेसिंग, एडिटिंग, सब कुछ यहीं भारत में भारतीय हाथों से हुआ था। और यही बात उसे भारत की पहली सही मायनों में अपनी फिल्म बनाती है। फाल्के साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे कि लोगों को इस नए जादू यानी सिनेमा से कैसे जोड़ना है। उन्होंने वो कहानियां चुनी जिन्हें भारत का हर इंसान पहले से जानता और मानता था। मिथोलॉजिकल स्टोरीज, राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान। जब लोगों ने पर्दे पर अपनी सुनी सुनाई कथाओं को चलते फिरते सच होते हुए देखा, तो उनका जो शक था ना, वो भरोसे में बदल गया और बस सिनेमा पॉपुलर होने लगा। तो पौराणिक कथाओं से शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके बाद सिनेमा ने एक नया मोड़ लिया। अब फिल्में सिर्फ मनोरंजन या धर्म तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो देश के इतिहास, उसके गौरव और यहाँ तक कि एक तरह की प्रतिरोध की आवाज भी बनने लगी। जरा देखिए कि सिनेमा ने कितनी तेजी से तरक्की की। 1913 में माइथोलॉजिकल स्टोरीज से शुरुआत हुई और सिर्फ 12 साल के अंदर 1925 तक हम हिस्टोरिकल फिल्मों तक पहुंच चुके थे। बाबूराव पेंटर जैसे फिल्म मेकर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियों को पर्दे पर लाना शुरू किया और सिंहगढ़ जैसी फिल्मों के साथ एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर। और फिर उसी साल 1925 में एक और हिस्टोरिकल फिल्म आई, बाजीराव मस्तानी। और यही वो पल था जब सिनेमा की असली ताकत दुनिया के सामने आई। हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया। सोचिए जरा, एक साइलेंट फिल्म जिसमें कोई डायलॉग्स तक नहीं थे, उसे उस वक्त के एक पूरे एम्पायर ने अपने लिए खतरा मान लिया था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि इस फिल्म में जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स दिखाए गए हैं, वो आम जनता को उनके खिलाफ भड़का सकते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सिनेमा बहुत ही जल्दी राष्ट्रीय गौरव को जगाने और ब्रिटिश राज का एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया बन चुका था। और हाँ, इसी दौर ने हमें भारत की पहली महिला प्रोड्यूसर भी दी, कमलाबाई मंगरोलकर। उन्होंने सावालिया तांडेल जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करके ये साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ पुरुषों का ही मैदान नहीं है। ये इंडस्ट्री धीरे धीरे और भी डाइवर्स हो रही थी। तो अब हम आते हैं आज़ादी के बाद के दौर में। देश नया नया आज़ाद हुआ था और इस नए राष्ट्र को बनाने में सिनेमा ने भी अपनी एक बिल्कुल नई भूमिका निभानी शुरू कर दी थी।
वैसे आज़ादी से कुछ साल पहले ही इंडियन सिनेमा दुनिया में अपनी पहचान बना रहा था। संत तुकाराम वो पहली भारतीय फिल्म बनी जिसे पेरिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल अक्लेम मिला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में वर्ल्ड क्लास फिल्में बन रही हैं। आज़ादी के बाद बड़े बड़े स्टूडियोज इस इंडस्ट्री के पिलर्स बनकर सामने आए। बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन, ये वो नाम थे जो सिनेमा को एक नया आकार दे रहे थे। और इसी स्टूडियो सिस्टम के दौर में मुगले आजम, सिकंदर और सम्राट चंद्रगुप्त जैसी बड़ी बड़ी भव्य हिस्टोरिकल फिल्में बनी जो भारत के शानदार इतिहास को बड़े पर्दे पर जिंदा कर रही थीं। सरकार ने भी सिनेमा की ताकत को सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा समझा। उन्होंने इसे शिक्षा और सूचना का एक माध्यम बनाया और इसी सोच के साथ फिल्म्स डिवीजन की स्थापना की गई। इसका काम था ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज़रील बनाना जिनसे लोगों को देश में क्या ज़रूरी चीज़ें हो रही हैं, क्या विकास हो रहा है, इस सब के बारे में जानकारी मिले। तो ये था भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर का एक तेज सफ़र। चलिए एक नज़र डालते हैं आज की सबसे ज़रूरी बातों पर फटाफट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सिनेमा आर्ट और टेक्नोलॉजी का एक मेल है। हमने ये जाना कि दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र ही क्यों पहली असली मेड इन इंडिया फिल्म थी। हमने ये भी समझा कि कैसे सिनेमा सिर्फ मनोरंजन से आगे बढ़कर इतिहास बताने और राष्ट्रवाद की भावना जगाने का एक ज़बरदस्त जरिया बन गया। और आखिर में हमने देखा कि आज़ादी के बाद बड़े स्टूडियोज़ और फिल्म्स डिवीजन ने मिलकर इस इंडस्ट्री को और भी मैच्योर बनाया। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर 1925 की एक साइलेंट फिल्म में इतनी ताकत थी कि वो एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी, तो आज के इस डिजिटल दौर में सिनेमा का हमारे समाज में क्या रोल है? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर भेजिए। अगर ये पूरी चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।